राजस्थान की सीमाओं में हो और सरकारी नौकरी लेने का ख्वाब हो, सरकारी पद प्राप्त करने की उत्कंठा हो और राजस्थान का परिचय ना पढ़ें, ये संभव नहीं है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हितेंद्र शर्मा और आज ज्योग्राफिया के चैनल पर हम लोग राजस्थान के परिचय को देखने की कोशिश करेंगे। वो तमाम आयाम उनको शामिल करेंगे जहां से कंपटीशन में प्रश्न उठता है। यहाँ हमारा उद्देश्य विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से आपकी पाठ्य वस्तु को, इस सिलेबस को, इस सामग्री को ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मक और क्रिएटिव बनाना है। इसलिए हम लोग शुरुआत करते हैं राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के परिचय की। यूँ हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन ज्योग्राफिया के चैनल पर राजस्थान का परिचय आज पहली बार। तो चलिए दोस्तों, एक शुरुआत हम लोग करते हैं राजस्थान के परिचय की। ये आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले दो तीन चीजें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका क्षेत्रफल कितना है। तो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। अमूमन ये 0.74 नहीं होता, लेकिन लगे हाथ यदि याद हो सके तो आप कर लीजिए। और वर्ग किलोमीटर में कई बार इसको पूछा गया, ये वर्ग मील अभी तक अछूता है। लगे हाथ इसको भी थोड़ा सा देखने की कोशिश कर लीजिए। 1,32,140 वर्ग मील, यदि मील की दृष्टि से हो तो ये हमारा जवाब होगा। अब उसके बाद ये इस पैटर्न में कई बार प्रश्न पूछा गया। पिछले साल सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में जो परीक्षा लगी थी सेकंड ग्रेड शिक्षक के लिए, उसमें ये प्रश्न पूछा था। अक्सर देशों के साथ एक तुलनात्मक ये सापेक्ष पूछा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये 3, 4, 5 देश हैं, आप इनकी दृष्टि से थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। यूं एग्जामिनर के पास अपने विशाल आयाम है, किसी भी देश के बारे में उठाकर वो पूछे, लेकिन 4-5 देश हैं, इनको तो कम से कम नजर में रखने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। देखिए, जर्मनी का क्षेत्रफल, जापान का क्षेत्रफल और नॉर्वे का क्षेत्रफल, तीनों का क्षेत्रफल राजस्थान से थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन लगभग बराबर की बात आ जाए या थोड़े से बड़े की बात आ जाए तो आप देखिए कि ऑप्शन में जर्मनी, जापान या नॉर्वे है या नहीं है। लगभग बराबर, लगभग बराबर, थोड़ा कम। राजस्थान का क्षेत्रफल इन तीनों देशों से थोड़ा सा कम है, ये समझ बना लेंगे। उसके बाद इंग्लैंड से ये बड़ा है। कितना बड़ा? 2.5 गुना बड़ा। और ये कितने टाइम्स बड़ा है, कितने गुना बड़ा है, इसी दृष्टि से प्रश्न पूछा जाता है। श्रीलंका की बात कर लीजिए, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है इसका क्षेत्रफल, 5 गुना बड़ा। 60 से 65 हजार वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल होता है श्रीलंका का, और राजस्थान इससे लगभग 5 गुना बड़ा होता है। इसी तरह से इजराइल की बात कर लीजिए, एच.एम. सक्सेना जी की जो पुस्तक है उसमें खास तौर पर रेफरेंस भी है इन देशों का। तो इजराइल से ये लगभग 13 से 17 गुना बड़ा है। अब 13 गुना क्यों, 17 गुना क्यों, अब ये अलग अलग कहानियां हैं। इजराइल कहता है कि मेरा क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, कुछ कब्जे कर रखे हैं उसने अड़ोस पड़ोस के देशों पर। उस दृष्टि से बात करें तो ये राजस्थान इससे लगभग 13 गुना बड़ा है। अब यदि उस कब्जे को निकाल दिया जाए तो इजराइल का क्षेत्रफल थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ऐसी स्थिति में राजस्थान उससे 17 गुना बड़ा हो जाता है लगभग। तो 13 से 17 का यदि रेफरेंस आता है तो आप थोड़ा सा इजराइल को देखेंगे। पोलैंड और इटली से भी ये बड़ा है, ये थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए राज्य का नामकरण, नामकरण की दृष्टि से कई बार प्रश्न पूछा गया, और आप ये थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में, इस लेक्चर में जिस ढंग से हमने डिजाइन करने की कोशिश की है, हर प्रश्न, हर लाइन में एक प्रश्न है, वन लाइनर्स हैं, इसलिए एक समझ, अपनी समझ को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। मरुकांतार वाल्मीकि ने कहा, महर्षि वाल्मीकि ने, और यह सबसे पुराना नाम है मरुकांतार, एक मृत प्रदेश, क्योंकि मरुस्थल था वहां भी, उस समय भी मरुस्थल की उपस्थिति। जॉर्ज थॉमस का रेफरेंस आ जाए तो आप राजपूताना को क्लिक करें, या राजपूताना का रेफरेंस आए तो जॉर्ज थॉमस को अपना उत्तर बनाएं। राजस्थान नाम का संबंध कर्नल जेम्स टोड से है, और प्रसिद्ध पुस्तक भी है उनकी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें राजस्थान के इतिहास का उल्लेख करते हुए उन्होंने इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद ये राजस्थान शब्द ही परमानेंट हो चला, तो स्थायी तौर पर स्वीकार किया शासकीय रूप से। कब किया? 26 जनवरी 1950 को, जब एकीकरण की प्रक्रिया से देश गुजर रहा था, उस दौरान 26 जनवरी 1950 को इसी नाम को अंतिम तौर पर कानूनन स्वीकार कर लिया गया। ये चीजें थी। अब आप देखिए इसकी आकृति जो है उसको पतंगनुमा भी कहा जाता है, पतंगनुमा, और इसकी आकृति को विषमकोण चतुर्भुज। पतंगनुमा क्यों? ये देखिए 4 भुजाएं, ये लगभग पतंगनुमा, तो ये इसको पतंगनुमा भी कहा जाता है। अब इसको विषमकोण चतुर्भुज भी कहा जाता है। विषमकोण क्यों? यानी कोई भी भुजा समकोण ना बनाए, बहुत सारे कर्व बने हुए हैं,
बहुत सारे वक्र बने हुए, ये देखिए टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं, यहाँ कहाँ समकोण है भाई, नहीं है। और ये स्थितियां पूरी परिधि के ऊपर हैं, इसलिए इसको विषमकोण चतुर्भुज के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी अवस्थिति की हम लोग बात करेंगे, निरपेक्ष अवस्थिति और सापेक्ष अवस्थिति। डिफरेंस क्या है निरपेक्ष अवस्थिति में और सापेक्ष अवस्थिति में, बात को भी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे क्या अंतर है। दोस्तों, निरपेक्ष अवस्थिति का मतलब होता है कि आप कहीं भी चले जाएं, किसी स्थान की अवस्थिति यदि अक्षांश और देशांतरों के संदर्भ में होती है उसको हम निरपेक्ष स्थिति, निरपेक्ष कोई अपेक्षा नहीं, कहीं भी चले जाएं। आप अंटार्कटिका के ऊपर खड़े होकर के जयपुर का देशांतर या अक्षांश पूछेंगे तो वही होगा, राजस्थान का अक्षांश और देशांतर यही होगा। ये बांसवाड़ा जो बोरकुंड का अक्षांश है या कोणा गांव का जो अक्षांश है, आप भले ही अंटार्कटिका के खड़े होकर के इसको डिस्कस करें या साइबेरिया के ऊपर खड़े होकर के इसको डिस्कस करें, ये कभी नहीं बदलता, इसलिए इसको निरपेक्ष कहा जाता है। संदर्भ बिंदु कौन से होंगे, अक्षांश और देशांतर, ठीक है। सापेक्ष की भी हम लोग बात करेंगे। तो ये निरपेक्ष स्थिति अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से जो लोकेशन बताई जाती है उसको हम निरपेक्ष स्थिति के नाम से जानते हैं। अब ये चार हमारे संदर्भ बिंदु हैं, वो चार संदर्भ बिंदु कौन से हैं हमारे, ये देखिए, ये जो छुपा हुआ है ये है 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये बोरकुंड है बांसवाड़ा का, इसको इस नाम से जाना जाता है। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। ये दोनों प्रारंभिक और अंतिम बिंदु हैं अक्षांश की दृष्टि से। देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार है। अब इसमें अक्षांशीय विस्तार में दो जिले महत्वपूर्ण है, एक बांसवाड़ा और एक श्रीगंगानगर। देशांतरीय विस्तार में भी दो जिले महत्वपूर्ण है, एक जैसलमेर और दूसरा धौलपुर। इसको ध्यान रख लीजिए, पे थोड़ा सा गौर कर लीजिए। इसके बाद यहाँ आ जाइए, यहाँ थोड़ा सा देखने और समझने की कोशिश करेंगे ये चीज क्या है, कैसे इसको देखें। दोस्तों, ये ग्रीनविच रेखा है, प्रधान देशांतर रेखा, सबसे देशांतरों की दृष्टि से सबसे शानदार या सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ रेखा। और इसी तरह से यह भूमध्य रेखा है, दोनों का मान 0 डिग्री है, एक आड़ी और एक खड़ी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। अब ये भूमध्य रेखा के ये राजस्थान और भारत की जो स्थिति है भूमध्य रेखा की दृष्टि से यानी अक्षांश की दृष्टि से पूरी तरह से उत्तर में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। इसलिए भारत और राजस्थान दोनों के सारे अक्षांश उत्तरी अक्षांश होंगे। इस बात को आप लोग गांठ बांधकर ध्यान रखने की कोशिश करेंगे और अंतिम तौर पर अपने दिमागी स्मृति में इसको लॉक कर दीजिए। भारत का कोई सा भी अक्षांश पूछा जाए, राजस्थान का कोई सा भी अक्षांश पूछा जाए, भारत के किसी भी राज्य का कोई सा भी अक्षांश पूछा जाए, सबके साथ केवल उत्तरी अक्षांश होगा, क्योंकि संपूर्ण भारत और संपूर्ण राजस्थान भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ये बात हुई एक। अब दूसरी बात पर हम लोग विचार करते हैं, ये ग्रीनविच रेखा है, प्रधान देशांतर रेखा, और पूरा का पूरा भारत और पूरा का पूरा राजस्थान, भारत के सभी राज्य, न केवल राजस्थान बल्कि सभी राज्य ग्रीनविच रेखा से पूर्व में होते हैं। इसलिए कोई सा भी देशांतर हो, भारत का हो, किसी भी राज्य का हो, सारे के सारे देशांतरों के साथ पूर्वी शब्द लगेगा, पूर्वी देशांतर। इस बात को समझ लेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये अब हम सापेक्ष स्थिति की बात करेंगे। वो निरपेक्ष स्थिति थी, आप राजस्थान का, भारत का, मध्य प्रदेश का, अंटार्कटिका का, किसी भी स्थान का देशांतर और अक्षांश किसी भी स्थान से बताएं, वो अपरिवर्तित होता है, इसलिए उसको निरपेक्ष स्थिति कहा हमने। अब सापेक्ष स्थिति में क्या है, सापेक्ष स्थिति, सापेक्ष किसी स्थान के संदर्भ में आप अपेक्षा करते हैं, किसी स्थान का संदर्भ बिंदु लिया जाता है। अब उदाहरण के तौर पर ये देखिए, ये साइबेरिया है, ये इलाका, ये रूस का ये उत्तरी इलाका, ये साइबेरिया है। यहाँ भारत में यदि आप खड़े हैं तो ये अलग दिशा होगी, और अमेरिका से यहाँ यदि आप खड़े हैं तो ये अलग दिशा होगी। सापेक्ष स्थिति हमेशा बदलती है। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि आप राजस्थान या भारत के अक्षांश और देशांतर की बात करें, आप अंटार्कटिका के ऊपर खड़े होंगे तो भी वही देशांतर होगी, कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन सापेक्ष स्थिति बदलती है, यहाँ अंटार्कटिका से अलग हो गई ये स्थिति, और यहाँ ब्राजील से अलग हो गई ये वाली स्थिति। तो सापेक्ष स्थिति स्थानों के संदर्भ में, ये थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। और तो इस दृष्टि से यदि हम बात करें तो देखिए, ये भारत है और भारत में ये राजस्थान है, ठीक है। तो पूरा का पूरा भारत और पूरा का पूरा राजस्थान क्या होगा, ये उत्तरी गोलार्ध है। ये वाला हिस्सा भूमध्य रेखा की दृष्टि से बात करेंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध हुआ। ग्रीनविच रेखा के संदर्भ में बात करेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध हुआ। दोनों के संदर्भ में
संपूर्ण विश्व के संदर्भ में एक साथ बात करेंगे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये ध्यान रख लेंगे। अकेली भूमध्य रेखा के संदर्भ में उत्तरी, अकेली ग्रीनविच रेखा के संदर्भ में पूर्वी, संपूर्ण ग्लोब के संदर्भ में उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, भारत के संदर्भ में भी बात करते हैं। भाई हमारा देश है तो भारत के संदर्भ में भी हम लोग बात करें। और भारत की आप देखिए स्थिति, ये पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण वाली दो रेखाएं हमने खींच दी, लगभग भारत के बीचों बीच से, लगभग बीचों बीच। अब देख लीजिए राजस्थान कहाँ है। ये जो आड़ी रेखा है, इस आड़ी रेखा के ऊपर वाला हिस्सा पूरा का पूरा उत्तर, इस आड़ी रेखा के नीचे वाला हिस्सा पूरा का पूरा दक्षिण। चलिए, और ये यहाँ आप देखेंगे ये जो खड़ी हुई रेखा है, वर्टिकल रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसके इधर वाला हिस्सा पूरा का पूरा पश्चिम और इसके इधर वाला हिस्सा पूरा का पूरा पूर्व। अब एक साथ यदि हम लोग बात करें तो आप देखिए ये जो राजस्थान है, ये इस आड़ी रेखा के संदर्भ में उत्तर में है और इस खड़ी रेखा के संदर्भ में पश्चिम में है, इसलिए भारत के संदर्भ में ये हुआ उत्तर पश्चिम है। लॉक कर दीजिए। ये सब वन लाइनर्स हैं और चित्रों की मदद से आप इस बात को समझने की कोशिश कर लीजिए। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब अक्षांशीय विस्तार की हम लोग बात करें। ये दो बिंदुओं की हम लोग बात कर चुके हैं, ये कोणा, ये बांसवाड़ा, बोरकुंड को भी याद रख लीजिए। कुशलगढ़ तहसील है, बांसवाड़ा जिला, कुशलगढ़ तहसील और उसका एक गांव बोरकुंड, वहां से राजस्थान की शुरुआत होती है। ठीक है, और अक्षांश कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब उत्तरी अक्षांश, और 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। ये श्रीगंगानगर जिला है और श्रीगंगानगर जिले की तहसील भी श्रीगंगानगर है, उसका एक गांव है कोणा और उसी का अक्षांश है 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। अब प्रश्न कहां बनता है उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। 2-3 प्रश्न है, ये अपने आप में एक प्रश्न है, ये बोरकुंड अपने आप में एक प्रश्न है, ये भी प्रश्न है और ये भी प्रश्न है, सब में प्रश्न है। अब यहां देखिए कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है राजस्थान का। यदि आपको किलोमीटर में उत्तर वो देखना है तो इसको आप उत्तर बनाएंगे 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, या बोरकुंड से लेकर के कोणा तक का डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है, 826 किलोमीटर। अक्षांशीय अंतराल की बात करें और ये अक्षांश शब्द का जिक्र ना हो, किलोमीटर हो, तो भी आप इसको अपना उत्तर बनाए। आप देखिए प्रश्न की भाषा क्या है, तदनुरूप आप अपना उत्तर चिन्हित कीजिए। अब ये भी आपका उत्तर बनता है 7 डिग्री 9 मिनट। भाई ये कैसे आया? 30 डिग्री 12 मिनट में आप 23 डिग्री और 7 मिनट को माइनस कर दीजिए, सॉरी 3 मिनट को माइनस कर दीजिए। 12 में से 3 तो 9 बचा, ये 9 मिनट हुआ, और इधर 30 में से 23 गया तो ये 7 डिग्री हुआ, तो 7 डिग्री 9 मिनट, ये अक्षांशीय विस्तार हुआ। अक्षांशीय अंतराल भी कहेंगे हम इसको। अक्षांशीय अंतराल और अक्षांशीय विस्तार दोनों शब्द हो सकते हैं, इसको आप अपनी स्मृति में फिर लॉक करेंगे। आगे चलिए, उसके बाद देशांतरी विस्तार की बात करते हैं। देखिए अक्षांशीय विस्तार का मतलब उत्तर से दक्षिण का विस्तार, उत्तर से दक्षिण, ये भी याद कीजिए। अक्षांशीय विस्तार का मतलब उत्तर से दक्षिण वाला विस्तार, और देशांतरी विस्तार का मतलब पूर्व से पश्चिम वाला। ये देखा था ना हमने, ये जैसलमेर था, ये धौलपुर था, और ये पूर्व से पश्चिम हो गया। इसलिए इन शब्दों को ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, पूर्व पश्चिम विस्तार। अब यहाँ जैसलमेर जिले का एक गांव कटरा और धौलपुर जिले का एक गांव, इसको सिलोन भी कहा जाता है, सिलाना भी कहा जाता है, सिलोन सिलाना दोनों नाम उल्लेख मिलते हैं। ये देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर कटरा वाला, और इधर जो आपके सामने सिलोना वाला धौलपुर जिले का राजाखेड़ा तहसील का क्षेत्र, उसका एक गांव सिलाना, इसका देशांतर होता है 78 डिग्री 17 मिनट। वापस उन्हीं बातों को रिपीट करना है। यहाँ इस नितांत पश्चिमी बिंदु से इस नितांत पूर्वी बिंदु, यानी कटरा गांव के बिल्कुल पश्चिमी बिंदु से सिलाना गांव के बिल्कुल पूर्वी बिंदु के बीच कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? तो आपका जवाब होता है 869 किलोमीटर। एक प्रश्न का और जवाब देख दीजिए आप यहाँ पे, और कि उत्तर दक्षिण विस्तार ज्यादा है या पूर्व पश्चिम विस्तार ज्यादा है? आप इसको थोड़ा सा देखिए, हम लोग फिर बात करेंगे इसमें। यही लंबाई चौड़ाई में 43 किलोमीटर का अंतर, 869 में से 826 को माइनस कर दीजिए, इसका मतलब राजस्थान का पूर्व पश्चिम विस्तार ज्यादा है बनिस्बत उत्तर दक्षिण विस्तार के। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, आपको यदि प्रश्न मिलता है कि देशांतरी विस्तार कितने किलोमीटर का है, या कितना अंतराल है, या कितना विस्तार है, तो आपको यदि ऑप्शन 869 का मिलता है, आप इसको अपना उत्तर बनाइए। ये यदि ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप 8 डिग्री 47 मिनट को अपना उत्तर बनाइए। 78 डिग्री 17 मिनट में 69 डिग्री 30 मिनट को यदि हम लोग माइनस करेंगे तो आपका शेषफल होता है 8 डिग्री 47 मिनट। यह आपका देशांतरी विस्तार हुआ। अब यहाँ दो बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, दो बातों की हम जिक्र करेंगे। ये देखिए, ये सिलाना है और ये कटरा है। पहले सूर्योदय यहाँ होगा क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है,
इसलिए पूर्वी स्थान, पृथ्वी के पूर्वी स्थान सूर्य की सीध में पहले आएंगे। उसके बाद धीरे धीरे पश्चिमी स्थान, ये सपोज करिए आपके सामने की तरफ सूर्य है और ये अभी पृथ्वी है, ये पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो पूर्वी स्थान पृथ्वी की सीध में पहले आएंगे और उसके बाद पश्चिमी स्थान आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय तिलाना में होगा। तिलाना से लगभग 35 मिनट और 8 सेकंड बाद यहाँ पर सूर्योदय होगा कटरा में, यानी आधे घंटे से ज्यादा का अंतर है। ठीक है दोस्तों, एक सीधा सा फॉर्मूला है कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का वक्त लेती है, या इस बात को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का वक्त लेता है। दोनों ही तरीकों से आप अपनी बात को कहिए, मतलब उसका एक ही निकलता है। अब कितने देशांतरों का अंतर हुआ, हमेशा ध्यान रखेंगे समय की जब कैलकुलेशन होगी केवल देशांतरों की भूमिका होगी, अक्षांशों की उसमें कोई भूमिका नहीं होती समय की कैलकुलेशन। इसलिए अब राजस्थान के दोनों सिरों का अंतर कितना है, 8 डिग्री 43 मिनट। मोटा मोटा आप मान लीजिए लगभग पौने 9 डिग्री का अंतर हुआ। 8 डिग्री का अंतर मतलब 8 को 4 से गुना कीजिए, 32 हुआ। और मोटे तौर पर आप बात कीजिए, ये 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो यहां पर ये लगभग 0.45 लगभग पौन मिनट और बच गया। 1 डिग्री में 4 मिनट का वक्त, 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट, 1 डिग्री घूमने में लेता है 4 मिनट का वक्त, तो पौन डिग्री घूमने में कितने मिनट का वक्त लेगा, लगभग 3 मिनट का। तो ये हो गया 35 मिनट का मोटा मोटा अंतर आता है। ये थोड़ा सा देखेंगे तो ये एक अंतर हुआ। सिलोन के और कटरा के सूर्योदय में भी इतना अंतर होगा और सिलोन के और कटरा के सूर्यास्त में भी इतना अंतर होगा। इस भाषा को थोड़ा सा गलत मत समझिएगा कि सिलोन व कटरा के सूर्योदय व सूर्यास्त में ये थोड़ा शब्दों को बचाने के लिए लिखा गया, लेकिन इसको व्यापक तौर पर हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों स्थानों के सूर्योदय में 35 मिनट का अंतर होगा और दोनों स्थानों के सूर्यास्त में 35 मिनट का अंतर होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। कर्क रेखा राजस्थान को एक महत्वपूर्ण जलवायु या कटिबंधीय स्थिति प्रदान करती है, राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। तो कर्क रेखा और कटिबंध की हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कर्क रेखा का मान है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमाओं को छूते हुए और बांसवाड़ा के लगभग बीच में से गुजरती है। तो दोस्तों, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से मकर रेखा, ये वाला जो इलाका है, या यूं कहिए कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है, क्योंकि ये इलाका सूर्य की लगभग सीधी किरणों को प्राप्त करता है और सीधी किरणों में गर्मी ज्यादा होती है और उष्ण का मतलब भी गर्म होता है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है, ये वाली बात। इसलिए कर्क रेखा से भूमध्य रेखा के बीच में बहुत कम भाग आता है। देखिए, बोरकुंड का अक्षांश क्या था, 23 डिग्री 3 मिनट, और कर्क रेखा का अक्षांश क्या है, 23 डिग्री 30 मिनट। केवल 27 मिनट का अंतर रह पा रहा है दोनों में। ये कर्क रेखा के दक्षिण में जो बोरकुंड तक का एरिया है वो उष्ण कटिबंध में आता है, और कर्क रेखा के उत्तर वाला पूरा का पूरा भाग ये उपोष्ण कटिबंध में आता है। अब आपको प्रश्न में शीतोष्ण कटिबंध मिले तो उसको अपना उत्तर बना दीजिए, शीतोष्ण कटिबंध ना मिले, ये शीतोष्ण ना मिले, तो आप ऐसी स्थिति में उपोष्ण कटिबंध को अपना उत्तर बनाइए। शीतोष्ण कटिबंध का वो हिस्सा जो कर्क रेखा की ओर होता है उसे उपोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ये एक सीधी सी सरल सी बात आप अपनी स्मृति में रखने की कोशिश करेंगे। चलिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। राज्य का पास पड़ोस, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। और ये राज्य है, राज्य की सीमाएं हैं, राज्य के पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश भी है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। राज्य के साथ, राजस्थान के साथ ये पंजाब की सीमा लगती है, कितनी, 89 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा ये देखिए, पंजाब के साथ, राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला पड़ोसी राज्य कौन सा है? आपका जवाब होता है पंजाब। पंजाब के बाद ये, इसकी दिशा भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पंजाब नॉर्थ में है, उसके बाद आता है आपका हरियाणा उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट। कितनी बड़ी सीमा लगी, 1262 किलोमीटर लंबी सीमा। चाहे स्क्रीनशॉट लें, इसको लिख के तैयार करें। उसके बाद यूपी की बारी आती है, लगभग पूर्व में। यूपी कहाँ है, लगभग पूर्व में। कितनी सीमा, 877 किलोमीटर लंबी सीमा
यूपी और राजस्थान आपस में शेयर करते हैं। उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश, सबसे बड़ी सीमा, व्यापक सीमा कितनी, 1600 किलोमीटर। दो प्रश्न आ गए हैं आपके सामने। राज्य के साथ, राजस्थान के साथ सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, पंजाब। सबसे बड़ी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, आपका जवाब होता है मध्य प्रदेश। और इसकी दिशा क्या होती है, ये देखिए दिशा बड़ी व्यापक है। ये पूर्व दिशा में भी है, ये दक्षिण पूर्व दिशा में भी है, और ये दक्षिण दिशा में भी। इसका मतलब पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण 1600 किलोमीटर लंबी सीमा बनाते हुए मध्य प्रदेश इन दिशाओं में मौजूद है। उसके बाद दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में आपके सामने होता है गुजरात, 1022 किलोमीटर लंबी सीमा बनाते हुए। पड़ोस में चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा के उस पार चलते हैं, 1070 किलोमीटर लंबी सीमा बनाने वाला हमें से अलग हुआ पाकिस्तान यहाँ पर होता है। रेड क्लिफ के नाम से इस सीमा को जाना जाता है। 1070 किलोमीटर लंबी सीमा रेड क्लिफ, ये राज्य का पास पड़ोस है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। एक और प्रश्न राज्य के पड़ोसी राज्यों को आपके सामने दिया जा सकता है, सीमाओं की जो लंबाई है उसका आरोही क्रम या अवरोही क्रम, इसको भी ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। यदि आरोही क्रम की बात होगी तो सबसे पहले पंजाब होगा और सबके अंत में मध्य प्रदेश होगा। यदि अवरोही क्रम की बात होगी तो सबसे पहले मध्य प्रदेश आएगा और सबसे अंत में पंजाब होगा। इन बातों को थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं रेड क्लिफ। रेड क्लिफ का थोड़ा सा विभाजन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये रेड क्लिफ की क्या स्थितियां होती हैं। ये 1070 किलोमीटर लंबी सीमा हमारे सामने होती है रेड क्लिफ की, और ये होता है आपका श्रीगंगानगर, ये होता है आपका बीकानेर, ये होता है आपका जैसलमेर, और ये होता है आपका बाड़मेर। ये 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं और 1070 किलोमीटर लंबी सीमा को शेयर करते हैं। अब श्रीगंगानगर कितनी लंबी सीमा बनाता है दोस्तों, आपका जवाब होता है 210 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है श्रीगंगानगर। उसके बाद बीकानेर की बारी आती है, ये कितनी लंबी सीमा बनाता है, 168 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है बीकानेर। उसके बाद जैसलमेर की बारी आती है, ये कितनी लंबी सीमा बनाता है, 464 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है जैसलमेर। और उसके बाद आता है आपका बाड़मेर, इसने कितनी बड़ी सीमा बनाई, 228 किलोमीटर लंबी सीमा का निर्माण करता है बाड़मेर। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कर लेंगे और अपने उत्तर को दुरुस्त करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं राजस्थान के जिलों को थोड़ा सा देखेंगे, लोकेशन को समझेंगे। यदि प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर देना चाहते हैं, इन जिलों के लोकेशंस को थोड़ा अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में जिलों को हम कई तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक मोटा मोटा वर्गीकरण है सीमावर्ती जिले और आंतरिक भाग में स्थित जिले। कुल जिलों की संख्या 33 होती है, इसलिए पहले हम उन 25 जिलों को देखेंगे जो राजस्थान की सीमा के ऊपर स्थित है, ये परिधि के ऊपर स्थित है, जो किसी राज्य से या देश के साथ सीमा बनाते हैं। इनको कहा जाता है सीमावर्ती जिले। इसकी संख्या कितनी है, 25। यहाँ पर इस स्लाइड में हम लोग 13 जिलों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे वाले जिलों पर। दोस्तों ये नंबर 1 ये होता है श्रीगंगानगर, ठीक है। नंबर 2 पर है हनुमानगढ़, नंबर 3 पर है चूरू, और नंबर 4 पर है आपका झुंझुनू, नंबर 5 पे है सीकर, नंबर 6 पे है जयपुर, और नंबर 7 पे है अलवर। नंबर 8 पर आप देखिए ये आपके सामने आ गया भरतपुर। नंबर 9 पर है आपके सामने धौलपुर। नंबर 10 पर आप देखिए ये हो गया आपके सामने करौली। नंबर 10 पर हो गया आपके सामने सवाई माधोपुर, और फिर आप देख पा रहे हैं ये कोटा आ जाता है। नंबर 12 पर ये कोटा है। नंबर 13 पर आपके सामने होता है 12, ये 12 होता है, और नंबर 14 पर आपके सामने होता है झालावाड़। इनको थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से देखेंगे। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा और झालावाड़। जिलों को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, उसके बाद और इस लोकेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कुछ जिले, और झालावाड़ को हमने पिछली स्लाइड में देख लिया था। ये 14 नंबर पे झालावाड़ होता है, और ये 15 नंबर पे होता है भीलवाड़ा। देखिए छोटी सी सीमा है जो मालवा के पठार से यानी मध्य प्रदेश के साथ इसकी लगती है। ये भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा के बाद ये चित्तौड़गढ़ होता है 16 नंबर पर। 17 पर ये प्रतापगढ़ है। 18 पर ये बांसवाड़ा होता है। 19 पर ये डूंगरपुर होता है। 20 पर उदयपुर होता है। 21 पर आप देखिए सिरोही होता है, माउंट आबू वाला। 22 पर आपका जालोर होता है।
23 पर बाड़मेर होता है, 24 पर आपका जैसलमेर होता है, और 25 पर आपका होता है बीकानेर। इस तरह से हम 25 जिलों को देख पाते हैं। ये 25 जिले होते हैं जो सीमावर्ती होते हैं, और इस बात को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। चलिए, उसके बाद हम चलते हैं, इन 25 जिलों को अलग अलग तरीके से बाइफरकेट करने की कोशिश की गई है, एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे 25 जिलों पर कैसे कैसे होते हैं ये 25। दोस्तों, इन 25 में से केवल 2 जिले हैं वो अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती हैं। वो 2 जिले कौन से हैं? केवल अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती, और वो 2 जिले हैं जैसलमेर और एक है बीकानेर। थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, जैसलमेर और बीकानेर, ये 2 जिले हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती। इन शब्दों पर गौर करेंगे, इस केवल शब्द पर गौर करेंगे। ये केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। केवल अंतरराज्यीय सीमावर्ती 21 जिले हैं, केवल अंतरराज्यीय सीमावर्ती उन 25 में से, और अंतरराज्यीय प्लस अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती ये 2 जिले हैं। ये 2 जिले कौन से हैं? एक है आपका श्रीगंगानगर और एक है बाड़मेर। आई बात समझ में? श्रीगंगानगर और बाड़मेर ये अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं और साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा भी। इसलिए शब्दों को थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करेंगे। 2 + 2 कितने हो गए? 4 + 21, ये केवल और केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, ये 21 जिले। इस बात को समझेंगे। उसके बाद हम चलते हैं, पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है। याद रखेंगे इस फिगर को। 23 जिले ऐसे हैं जो पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। वो 23 जिले कौन से हैं? देखिए, पड़ोसी राज्य कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। 1, 2, 3, 4 और 5, इसको भी ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। 5 राज्य हैं जो राजस्थान के साथ सीमा को साझा करते हैं। पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले हैं, एक श्रीगंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़, ठीक है, जो सीमा बनाते हैं। हरियाणा के साथ राज्य के 7 जिले हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। उत्तर प्रदेश के साथ केवल 2 जिले सीमा बनाते हैं, एक भरतपुर है, दूसरा धौलपुर है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले, सबसे ज्यादा जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, और ये अपने आप में एक प्रश्न बन जाता है। वो 10 जिले कौन से हैं? ये देखिए, धौलपुर है, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, और ये यात्रा चलती है अंततः बांसवाड़ा तक, ठीक है। अब उसके बाद राज्य आता है गुजरात। गुजरात के साथ कुल 6 जिले हैं जो राजस्थान और गुजरात की सीमा को बनाते हैं। कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, उदयपुर के बाद सिरोही है, फिर जालोर है, और फिर छोटी सी सीमा बनाने वाला बाड़मेर है। इन जिलों को थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। अब एक कंफ्यूजन इस स्लाइड से आपके सामने हो सकता है। ये हम बात कर रहे हैं पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी? 23। और यदि इसको काउंट करते हैं, 2 + 7 9 और 2 11 है, और 10 21 और 6 27। 4 ज्यादा कैसे हो गए? तो यहां देखिए, कुछ जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे हनुमानगढ़ आपको यहां भी दिखता है, पहला जिला हनुमानगढ़ जो 2 जगह पे है, पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ। दूसरा जिला आपको नजर आता है भरतपुर, ये आपको नजर आता है हरियाणा के साथ भी और साथ में उत्तर प्रदेश के साथ भी। तीसरा जिला है धौलपुर, जो आपको यूपी के साथ भी नजर आता है और एमपी के साथ भी नजर आता है। और दोस्तों, चौथा जिला है आपका बांसवाड़ा, जो आपको मध्य प्रदेश के साथ भी नजर आता है और साथ में गुजरात के साथ भी नजर आता है। इन 4 जिलों का नाम 2-2 बार आया, इसलिए 4 जिलों को आप माइनस कर दीजिए 27 में से, तो आपका कितना बचता है? 23 जिले। इसलिए ध्यान रखेंगे, पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 23। सीमावर्ती जिले। अब थोड़ा सा हम ये चर्चा कर चुके हैं पिछली स्लाइड में कि सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा किसने बनाई? झालावाड़ ने, 1600 किलोमीटर लंबी। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किसने बनाई? पंजाब ने, 89 किलोमीटर लंबी। इसके अलावा 2 प्रश्नों पर आप लोग और विचार कर सकते हैं। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, इसकी बात आएगी तो आपका जवाब होता है बाड़मेर। और ये किसके साथ बनाता है? गुजरात के साथ, ठीक है।
और इसी तरह से एक प्रश्न और कि सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? आपका जवाब होता है झालावाड़। और ये सबसे बड़ी सीमा किसके साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ। इन दो प्रश्नों को और थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। अब इस स्लाइड को डिस्कस करें सीमावर्ती जिलों को लेकर के। कुल अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिले कौन से हैं? 4। नाम भी कॉल कीजिए। ये श्रीगंगानगर, ये बीकानेर, ये जैसलमेर और ये बाड़मेर। ये कुल अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिले हैं 4। ये कुल और केवल का खेल है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद कुल अंतरराज्यीय सीमावर्ती जिले कितने हैं? कुल अंतरराज्यीय सीमावर्ती 23। और यदि मैं ये कहूं कि केवल अंतरराज्यीय सीमावर्ती जिले कितने हैं, तो इन 23 में से 2 जिले माइनस होंगे। कौन से? एक श्रीगंगानगर चला जाएगा और एक बाड़मेर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा भाई? अरे भाई आप भाषा देखिए, कुल अंतरराज्यीय सीमावर्ती 23 और केवल अंतरराज्यीय सीमावर्ती। तो यदि हम ये कहेंगे केवल अंतरराज्यीय सीमावर्ती जिले कितने हैं, तो आपको श्रीगंगानगर को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता, ये अंतरराष्ट्रीय भी बनाता है। इसी तरह से बाड़मेर केवल अंतरराज्यीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। इसलिए ये 2 जिले माइनस होंगे और आपके सामने जिले बचेंगे 21। किस स्थिति में बचेंगे? जब आप कहेंगे केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं। तो ये 21 और 23 का खेल आपको समझ में आ गया। उसके बाद अंतरराज्यीय सीमा से पृथक जिले कितने हैं? 10। उन 10 जिलों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगली स्लाइडों तक आते आते ये समझ आपकी दुरुस्त होगी, लेकिन थोड़ा सा यहीं पर समझ लीजिए। राजस्थान के कुल जिले 33 में से सीमावर्ती जिलों की अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, वो है 25। मतलब 25 जिले सीमावर्ती हैं, इनको पिछली 2 स्लाइडों में हमने देखा था। तो अब कितने बचे? 8 जिले आपके पास बचते हैं। ये 8 जिले सीमावर्ती नहीं है बल्कि राजस्थान के आंतरिक भागों में होते हैं। तो दोस्तों जब प्रश्न आपका ये होता है कि अंतरराज्यीय सीमा से पृथक जिले कितने हैं, यानी ऐसे जिले जो किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते, भाई जो आंतरिक भाग में है वो सीमा कैसे बनाएगा? ये आप इसकी बात कर लीजिए, अजमेर की, ये आंतरिक भाग में है, ये सीमा कैसे बनाएगा? भाई नहीं बना रहा। इस तरह के जिले कितने हैं? 8 राज्य में। 8 तो ये हो गए, और साथ में 2 जिले आप देखिए, एक जैसलमेर और एक बीकानेर। प्रश्न क्या है? अंतरराज्यीय सीमा से पृथक जिले 8 अंदर वाले, 8 जिले अंदर वाले और 2 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले, जैसलमेर और बीकानेर। इन 2 जिलों ने भी किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाई। इस प्रकार से ये 10 जिले ऐसे होते हैं जो अंतरराज्यीय सीमा से पृथक होते हैं। चलिए उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। 2 राज्यों के साथ सीमावर्ती जिले कौन कौन से? जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। दोस्तों देखिए, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले आपके सामने, हम लोग यहां से हमारी दौड़ शुरू करते हैं हनुमानगढ़ से। यह आपके सामने हनुमानगढ़ है। इसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, एक पंजाब से और एक माफ करें, हनुमानगढ़ की सीमा 2 राज्यों से लगती है। ये तीर का निशान थोड़ा सा गलत लगाया हमने। ये हनुमानगढ़ की सीमा 2 राज्यों से लगती है। ये हनुमानगढ़ है और इसकी सीमा पंजाब से भी लगी और हरियाणा से भी लगी, हनुमानगढ़ की। ये हुआ पहला जिला। उसके बाद है आपका भरतपुर। ये भरतपुर है और भरतपुर की सीमा एक तो हरियाणा से लगती है और साथ में यूपी से लगती है। ये भरतपुर है, ये दूसरा जिला हुआ भरतपुर। उसके बाद एक जिला आता है धौलपुर। ये तीसरा जिला है धौलपुर। इसकी सीमा यूपी से भी लगी और इसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ भी लगी, धौलपुर की। अब चौथा जिला होता है आपके सामने बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की कुछ सीमा लगी मध्य प्रदेश के साथ और कुछ सीमा लगी गुजरात के साथ। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ये 4 जिले हमारे सामने ऐसे होते हैं। उसके बाद आप लगे हाथ बाड़मेर और श्रीगंगानगर को भी चाहे तो इस कैटेगरी में रख सकते हैं। बाड़मेर और श्रीगंगानगर कैसे रखेंगे? श्रीगंगानगर ऐसा जिला है जिसकी सीमा पंजाब से भी लगती है और साथ में पाकिस्तान से भी लगती है। इसी तरह से बाड़मेर एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा गुजरात से भी लगती है और साथ में पाकिस्तान से भी लगती है। ये कुल 6 जिले हैं। देखिए, 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है 4। ये हम बात कर चुके हैं। हनुमानगढ़ है, भरतपुर है, धौलपुर है और बांसवाड़ा है। लेकिन इसी तरह से थोड़ा थोड़ा ऐसा ही नेचर श्रीगंगानगर और बाड़मेर का भी होता है। ये 2 जिले श्रीगंगानगर और बाड़मेर
राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं और इनकी कुछ कुछ सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है। तो कमोबेश ऐसा ही दृष्टिकोण होता है। तो इस तरह से पड़ोसी भूभागों के साथ, दो भूभागों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी हुई? 6। 4 तो ये और 2 बाड़मेर और श्रीगंगानगर। आंतरिक जिले, थोड़ी देर पहले हमने जिनकी बात की थी, देखिए दोस्तों 8 जिले हैं। ये हम नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। ये आपका नागौर है जो आंतरिक भाग में है, नागौर है। ये आपका जोधपुर है 2 नंबर पर, 3 पर आपका पाली है, 4 पर आपका राजसमंद है और 5 पर आपका अजमेर है। 6 पर क्या है? बूंदी। और 7 पर क्या है? ये आप देखते हैं टोंक। और 8 पर क्या है? दौसा। इस तरह से ये 8 जिले हैं। अब आपकी गिनती पूरी हो जाती है, 25 सीमावर्ती और 8 आंतरिक। इस तरह से राजस्थान के कुल 33 जिले आपके सामने होते हैं। अब पाली का दृष्टिकोण क्या है? और ये इसको दोस्तों कांस्टेबल से लेकर के आरएएस तक कई बार इसको पूछा गया। पाली का दृष्टिकोण क्या है? ये सबसे ज्यादा 8 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है। अब तक प्रश्न ये था कि राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ। अब पाली को ही मद्देनजर रखते हुए एग्जामिनर प्रश्न की भाषा को थोड़ा सा बदल सकते हैं, उन जिलों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए देखेंगे ये सबसे पहला जिला जो पाली के साथ सीमा बनाता है वो है जोधपुर। नंबर 2 ये है आपका जिला बाड़मेर जो पाली के साथ सीमा बनाता है। नंबर 3 पर क्या दिख रहा है आपको? ये जालोर दिख रहा है। 4 पर क्या है? सिरोही। और 5 पर क्या है? उदयपुर। 6 पर क्या दिख रहा है आपको? राजसमंद। 7 पर क्या दिख रहा है? अजमेर। और 8 पर क्या दिख रहा है? नागौर। ये ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ये 8 जिले वो हैं जो पाली के साथ अपनी सीमा को बनाते हैं। एक तो इन जिलों का नाम आपसे पूछा जा सकता है और साथ में पूछा जा सकता है इन जिलों की दिशा। ये भी पूछी जा सकती है कि नागौर किस दिशा से सीमा साझा करता है या अजमेर पाली की किस दिशा में। ये कुल मिलाकर 2 तरह के प्रश्न आपके सामने होते हैं। नागौर उत्तर में है, अजमेर उत्तर पूर्व में है, इसी तरह से राजसमंद पूर्व में है, उदयपुर दक्षिण पूर्व में है, सिरोही दक्षिण पश्चिम में है, जालोर दक्षिण पश्चिम और थोड़ा सा पश्चिम, बाड़मेर बिल्कुल पश्चिम में है और जोधपुर उत्तर पश्चिम में होता है। ये जो को थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ये आपका प्रश्न बनता है। अब हम देखते हैं दूसरी हायरार्की कौन सी। पाली के ऊपर कई बार प्रश्न पूछा जा चुका। अब सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ जिला कौन सा है या ऐसा कौन सा जिला जो सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करता है। यदि ऑप्शन में पाली ना मिले तो भाई साहब नागौर को ढूंढने की कोशिश कीजिए। नागौर 7 जिलों से घिरा हुआ है, पाली 8 जिलों से घिरा हुआ था, ये 7 जिलों से घिरा हुआ है। ये पहला कौन सा? जोधपुर। दूसरा कौन सा? ये दूसरा आ गया पाली। तीसरा अजमेर। चौथा आपके सामने होता है जयपुर। 5वां आपके सामने होता है सीकर। 6वां होता है चूरू और 7वां होता है बीकानेर। ये 7 जिले हैं जो नागौर को चारों ओर से घेरते हैं और पाली के बाद में सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ जिला आपका होता है नागौर। अब पाकिस्तान या रेड क्लिफ से कितने पास कितने दूर, यहां से कई प्रश्न आपके बनते हैं। चलिए इन प्रश्नों को थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये राजस्थान का मैप आपके सामने है। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि मैप आपको अच्छे से नजर आए। जब जरूरत होगी मैं आपके सामने हूंगा। निकटतम जिला मुख्यालय, रेड क्लिफ के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम लोग। रेड क्लिफ के संदर्भ में निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है? श्रीगंगानगर। यहाँ लगभग श्रीगंगानगर का जिला मुख्यालय है। तो ये रेड क्लिफ है। ये वाली जो सीमा है ये पाकिस्तान और भारत की सीमा बनाती है। ये रेड क्लिफ है। इस रेड क्लिफ से सबसे पास में जो जिला मुख्यालय है वो श्रीगंगानगर है। निकटतम संभाग मुख्यालय ये कौन सा है? ये बीकानेर है। लगभग ये निकटतम, जब संभाग मुख्यालय की बात होगी तो बीकानेर का जो प्रतिद्वंदी यहाँ पर बनेंगे वो जोधपुर बनेगा, वो कोटा बनेगा, भरतपुर बनेगा, जयपुर बनेगा, उदयपुर बनेगा, अजमेर बनेगा, क्योंकि ये 7 संभाग मुख्यालय हैं राजस्थान में। इन सभी 7 संभाग मुख्यालयों में सबसे पास में, रेड क्लिफ के सबके पास में कौन सा है? बीकानेर संभाग मुख्यालय। सबसे बड़ा कंफ्यूजन बीकानेर के साथ आपको क्रिएट करेगा जोधपुर। देखिए जोधपुर का संभाग मुख्यालय यहाँ पर है और बीकानेर का यहाँ पर है, तो कंपैरेटिवली पास में कौन सा हुआ? बीकानेर। ठीक है। उसके बाद देखिए सीमावर्ती दूरस्थ जिला मुख्यालय बीकानेर। अब यहां एक कंफ्यूजन है, शानदार सा कंफ्यूजन। सीमावर्ती दूरस्थ संभाग दूरस्थ जिला मुख्यालय,
सीमावर्ती निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा था? श्रीगंगानगर। ठीक है, संभाग मुख्यालय की बात आई निकटतम की, तो आपका जवाब आया बीकानेर। लेकिन जब सीमावर्ती दूरस्थ जिला मुख्यालय की बात होती है तो भी आपका जवाब होता है बीकानेर। देखिए जिला मुख्यालय कैसे, एक जिला मुख्यालय यहां पर है, एक जिला मुख्यालय, जो संभाग मुख्यालय होता है अमूमन वही जिला मुख्यालय भी होता है, या जिस जिले का जो जिला मुख्यालय है उसी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के पास ही, उसी के आसपास कलेक्टर के पास ही संभाग मुख्यालय का ऑफिस भी होता है। इसलिए ये बीकानेर का जिला मुख्यालय भी है और ये बीकानेर का संभाग मुख्यालय भी है। ये जैसे जैसलमेर का जिला मुख्यालय यहाँ हो सकता है, और ये बाड़मेर का जिला मुख्यालय यहाँ हो सकता है। ठीक है, इन सब में बड़ी दूरी है बीकानेर की। अब आप कहेंगे कि जिला मुख्यालय की दृष्टि से तो ये पास दूर है, सबसे दूर है, और संभाग मुख्यालय की दृष्टि से ये पास में है। वो इसलिए कि जब जिला मुख्यालय की बात होगी तो तुलना इन चार में होगी, इसमें 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 और इसमें। लेकिन जब संभाग मुख्यालय की बात होगी तो इसकी तुलना इससे नहीं होगी, इससे नहीं होगी, इससे नहीं होगी, क्योंकि ये जिले हैं, संभाग नहीं है। अब संभाग मुख्यालय कौन से हैं आगे हम लोग बात करेंगे। इसकी तुलना जोधपुर से होगी, इसकी तुलना अजमेर से होगी, इसकी तुलना जयपुर से होगी, इसकी तुलना उदयपुर से होगी, इसकी तुलना कोटा से होगी, और इसकी तुलना होगी भरतपुर से। अब आप देख लीजिए, सीमावर्ती दूरस्थ जिला मुख्यालय हो गया बीकानेर, और साथ में निकटतम संभाग मुख्यालय हो गया बीकानेर। अब ये 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7, ये 7 संभाग मुख्यालय। आप देख लीजिए सबके पास में कौन सा है, रेड क्लिप से, तो बीकानेर आपको नजर आता है। सीमावर्ती दूरस्थ संभाग मुख्यालय, सीमावर्ती दूरस्थ संभाग मुख्यालय, देखिए 2 संभाग सीमा के ऊपर हैं, एक बीकानेर और एक जोधपुर। तो दोनों में रेड क्लिप के पास में कौन सा हुआ, बीकानेर, दूर कौन सा हुआ, जोधपुर। ये इस कंफ्यूजन को मिटाएंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे। दूरतम जिला मुख्यालय, रेड क्लिप से दूरतम जिला मुख्यालय। अब जो भी ऑप्शन आए वो आपको थोड़ा सा नक्शे की जानकारी रखनी है। तो इस रेड क्लिप से सबसे दूर जिले कौन से हैं, इस बात को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। रेड क्लिप से सबसे दूर जिले कौन से हैं, ये देखिए, या तो ये दक्षिण पूर्व के जिले हैं, या दक्षिण के जिले हैं, या फिर पूर्व के जिले हैं। इन जिलों में से जो भी जिला आपको 4 ऑप्शनों में नजर आए उसको आप अपना उत्तर बना दीजिए। फिर है दूरतम संभाग मुख्यालय, भरतपुर और कोटा, ये रेड क्लिप है। इस रेड क्लिप से सबसे दूर संभाग मुख्यालय कौन सा है भाइयों और बहनों भी साथ में, ये देखिए, ये भरतपुर है, ये कोटा है, ये उदयपुर है। अब कंपैरेटिवली यदि हम बात करें तो ये कोटा बहुत दूर होता है यहाँ से, रेड क्लिप से, ये भरतपुर भी काफी दूर होता है। तो ये थोड़ी सी समझ बनाने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा उलझाऊ हो गया है। यदि ये समझ में ना आए तो 2-3 बार आप रिवर्स करके इस वीडियो को थोड़ा सुनने की कोशिश कीजिए, ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। और साथ में नक्शा भी लेके बैठिए। अब हम देखते हैं पड़ोसी राज्यों के साथ बड़ी सीमा वाले जिले कौन से हैं। 2 तरह के जिले होंगे, बड़ी सीमा बनाने वाले और छोटी सीमा बनाने वाले। देखिए पंजाब की जब हम बात करेंगे तो पंजाब के साथ 2 जिले सीमा बनाते हैं, एक श्रीगंगानगर और एक हनुमानगढ़। लेकिन बड़ी सीमा किसने बनाई, श्रीगंगानगर ने बनाई। तो पंजाब के साथ बड़ी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हुआ, श्रीगंगानगर। इसी तरह से हरियाणा के साथ बड़ी सीमा बनाने वाला जिला हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ कुल 7-8 जिले सीमा बनाते हैं, उनमें सबसे बड़ी सीमा किसने बनाई, हनुमानगढ़ ने। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे बड़ी सीमा किसने बनाई, भरतपुर ने, दूसरा जिला धौलपुर होता है। और मध्य प्रदेश के साथ सबसे बड़ी सीमा किसने बनाई, झालावाड़ ने। और गुजरात के साथ सबसे बड़ी सीमा किसने बनाई, उदयपुर ने। इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे इन जिलों के साथ, बड़ी सीमा के संदर्भ में इन राज्यों के साथ इन जिलों को ध्यान रखेंगे। अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं पड़ोसी राज्यों के साथ छोटी सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं। पंजाब के साथ बड़ी सीमा बनाई श्रीगंगानगर ने, और छोटी सीमा बनाने वाला कौन बचा, हनुमानगढ़। ठीक इसी तरह से हरियाणा के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाई थी हनुमानगढ़ ने, छोटी सीमा किसने बनाई, जयपुर ने। ये देखिए इतनी सी सीमा जयपुर बना रहा है, छोटी सी सीमा। इसी तरह से यूपी के साथ बड़ी सीमा भरतपुर ने बनाई थी, छोटी सीमा कौन बनाएगा, धौलपुर। ये छोटी सी सीमा धौलपुर, यूपी बहुत कम छोटी सीमा बनाता है यूपी के साथ, धौलपुर की। और झालावाड़ जहां मध्य प्रदेश के साथ सबसे बड़ी सीमा बना रहा था, वहीं भीलवाड़ा ऐसा जिला है जो सबसे छोटी सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ में। ठीक है, गुजरात के साथ बड़ी सीमा उदयपुर ने बनाई थी, अब छोटी सी सीमा कौन बना रहा, ये रहा बाड़मेर। तो इन राज्यों के साथ ये छोटी सीमा बनाने वाले जिलों का युग्म आप लोग तैयार करने की कोशिश करेंगे। कई बार सुमेल करवाता है वो,
कौन सा युग्म असुमेलित है, कौन सा असंगत है, इस दृष्टि से आप तैयार करेंगे। फिर एक क्षेत्रफल में बड़ा छोटा, दो जिले आपको ध्यान रखने, एक पूर्वी एक पश्चिमी। देखिए जैसलमेर सबसे बड़ा जिला 38,401 वर्ग किलोमीटर, और खास बात क्या है, विश्व के कई देश हमारे अकेले जैसलमेर से छोटे हैं, को ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। 38,401 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है, और खास बात क्या, राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% से भी ज्यादा भूभाग यहाँ जैसलमेर में है। धौलपुर चलिए देखिए कितना छोटा है, धौलपुर की तुलना में जैसलमेर 11 से 12 गुना बड़ा है, 11 से 12 गुना बड़ा। कितना सा क्षेत्रफल है, सबसे छोटा जिला 3033 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में देख लीजिए 1% से भी कम, ये देखिए राजस्थान के 11% से ज्यादा है, और ये धौलपुर 0.88% क्षेत्रफल लेकर के सबसे छोटा जिला बना हुआ है, ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं बड़े क्षेत्रफल वाले 5 जिले, ये देखेंगे इस क्रम से। आपको क्षेत्रफल रटना नहीं है, केवल आप इसका आरोही और अवरोही क्रम याद रख लीजिए, कोई सा एक रख लीजिए, अवरोही क्रम याद रख लीजिए, आरोही क्रम अपने आप याद हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। ये देखिए सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। बीकानेर काफी कंफ्यूज करता है, कुछ किताबों में आज भी बाड़मेर को सबसे दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला बता रखा है, लेकिन दोस्तों डूंगरगढ़ किसी जमाने में चूरू की तहसील हुआ करती थी, उसको कालांतर में 1991 के बाद किसी सन में उसको बीकानेर में जोड़ा गया, और फिर बीकानेर दूसरे नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर का जिला बन गया। ये बीकानेर है 30,248 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ। तीसरा नंबर है बाड़मेर का, और चौथा नंबर है आपका ये जोधपुर है 22,850 वर्ग किलोमीटर, और पांचवा नंबर है नागौर का, ये नागौर। 5 जिले हैं, तो याद कैसे करेंगे, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर, क्रम से याद रखेंगे। अब इसको आरोही क्रम में पूछे या अवरोही क्रम में पूछे। उसके बाद आप लोग चलते हैं छोटे क्षेत्रफल वाले 5 जिले, यहाँ लिखा हुआ है 6 जिले, 6 को देख लेते हैं। 6 क्यों, क्योंकि उसमें माइनर डिफरेंस है, 5 और 6वें में जरा सा डिफरेंस है, ये 6वें जिले को भी हमने शामिल किया। ये पहला जिला नंबर 1, ये है धौलपुर, सबसे छोटा, सबसे छोटा जिला है धौलपुर। सेकंड नंबर का सबसे छोटा जिला कौन है, यानी ये जिला अब धौलपुर से थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा, ये कौन है, दौसा। क्षेत्रफल भले ही आप याद ना करें, धौलपुर और दौसा में एक लड़ाई चली लंबे समय तक, लेकिन इस कंफ्यूजन को मिटा लीजिए। धौलपुर का क्षेत्रफल 3033 और दौसा का क्षेत्रफल 3,432 वर्ग किलोमीटर होता है, ये देखेंगे। तीसरे नंबर का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आप ये देखेंगे, ये बांसवाड़ा है। चौथे नंबर का सबसे छोटा जिला ये राजसमंद है। 5वें नंबर का सबसे छोटा जिला ये आपका प्रतापगढ़ है, और 6वें नंबर का सबसे छोटा जिला ये होता है आपका सवाई माधोपुर। अब आप देखिए प्रतापगढ़ में और सवाई माधोपुर में बहुत कम अंतर है, ये 4,449 वर्ग किलोमीटर और ये 4,498 वर्ग किलोमीटर, लगभग 49 या 50 वर्ग किलोमीटर का अंतर है। इन जिलों को आप इस ढंग से याद रखने की कोशिश करेंगे। फिर आप चलते हैं नवीनतम जिला प्रतापगढ़, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए, अब थोड़ा सा ट्रेंड गिर गया है, अब इतना ट्रेंड नहीं रहा, लेकिन प्रतापगढ़ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया। ये इस मायने में भी खास है कि नया है, और इस मायने में भी खास है कि अब तक जो जिले बने थे प्रतापगढ़ के अलावा, जिन नए जिलों का सृजन हुआ वो एक एक जिले से तोड़कर बनाए गए। ये राजस्थान का पहला जिला है जिसको बनाने के लिए 3 जिलों का भूभाग तोड़ा गया। तो इस दृष्टि से प्रश्न आपके सामने हो सकता है। ये आप दक्षिणी राजस्थान का चित्र आप देख पा रहे हैं। अब इसके लिए दोस्तों चित्तौड़गढ़ को तोड़ा गया, इसके लिए उदयपुर को तोड़ा गया, और इसके लिए बांसवाड़ा को तोड़ा गया। ठीक है, इन 3 जिलों से भूभाग तोड़ा गया। बांसवाड़ा से तोड़ा गया पीपलखूंट को, और उदयपुर से तोड़ा गया धारियाबाद को, और चित्तौड़गढ़ से 3 इलाकों को तोड़ा गया, अरनोद, प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी। इस तरह से 5 तहसील, पड़ोसी जिलों की 5 तहसीलें तोड़कर प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया। चित्तौड़गढ़ की 3 तहसीलें, उदयपुर की 1 तहसील और बांसवाड़ा की 1 तहसील पीपलखूंट। इस तरह से प्रतापगढ़ का निर्माण होता है। तारीख आप याद रख लीजिए, 26 जनवरी 2008 को ये जिला अस्तित्व में आया। अब 2 जिले और पीछे जाकर के हम लोग देख लेते हैं, 31, 32 और 33। 33वां प्रतापगढ़ है, ये चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा से तोड़ करके बनाया गया था। और 31वां जिला है आपका हनुमानगढ़। मूल जिला कौन सा था, श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर से तोड़कर हनुमानगढ़ को बनाया गया, कब, 12 जुलाई 1994 को। इसी तरह से करौली को तोड़ा गया सवाई माधोपुर से। तारीख क्या थी, 19 जुलाई 1997।
इन जिलों को भी थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद हम देखते हैं जिलों के अन्य नाम। कुछ जिले हैं उनको अलग अलग नामों से, उपनामों से जाना जाता है। इन जिलों को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर, इसको राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है, बहुत सारा अनाज उपजता है। ये दोस्तों जोधपुर है, जोधपुर के 3 नाम, सूर्य नगरी, सन सिटी इसको कहा जाता है। इसको ब्लू सिटी, राजस्थान की ब्लू सिटी कहा जाता है। जिस तरह से जयपुर में गुलाबी रंग दिखता है, उसी तरह से जोधपुर में नीला रंग दिखाई देता है, नील जैसा रंग, इसको ब्लू सिटी का नाम कहा जाता है। इसको मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि मरुस्थल जो घना मरुस्थल है वो जोधपुर के बाद ही चालू हो पाता है, इसलिए इसको मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। फिर ये है आपका बाड़मेर, राजस्थान का खजुराहो। खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है? प्रेम पूर्ण प्रतिमाएं, स्त्री और पुरुषों की। तो ऐसा ही एक मंदिर है बाड़मेर के किराड़ू में, वो भी प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। कुछ उस तरह के चित्र वहां पर बने हुए हैं, इसलिए इसको राजस्थान का किराड़ू कहा जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड में। ये सिरोही है, ये वाला जिला सिरोही है। आप देखिए राजस्थान का शिमला, माउंट आबू है, वो काफी ठंडा होता है। राजस्थान का बरखोयांस्क, ये रशिया में होता है, काफी ठंडा होता है, साइबेरिया के पास वाला इलाका। और माउंट आबू, ये तमाम खासियत कहाँ है, ये उपनाम किसके हैं? सिरोही के लिए। उसके बाद ये आप देखिए उदयपुर है, उदयपुर के कई नाम हैं। इसको पूर्व का वेनिस कहा जाता है, पूर्व का वेनिस, किसको? उदयपुर को। इसको फाउंटेन माउंटेन का शहर भी कहा जाता है। बहुत सारे फंवारे हैं, बहुत सारे साज सज्जा और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे पानी के फाउंटेन यहाँ पर बना रखे हैं, और माउंटेन तो यहाँ पर है ही है। उसके बाद में एशिया का वियना इसको कहा जाता है, एशिया का वियना, पूर्व का वेनिस और झीलों की नगरी। ये तमाम नाम किसके हैं? उदयपुर के। थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे जब आप इस लेक्चर को देख रहे हो, तो आप जरूर बताइएगा वियना कहाँ है और वेनिस कहाँ है। उसके बाद हम कुछ और जिलों को देखते हैं। अलवर, राजस्थान का सिंह द्वार, ये अलवर है और इसको राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। फिर आता है भरतपुर। क्या खास बात है? ये भरतपुर है और इसको राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बाउंड्री पे है, लेकिन राजस्थान, बाउंड्री पे बहुत सारे जिले हैं, लेकिन राजस्थान के प्रवेश द्वार के नाम से भरतपुर को खास पहचान दी गई। जल महलों की नगरी। अब प्रश्न आए और उसमें जयपुर आ जाए तो आप जयपुर को अपना उत्तर बना दीजिए, और जयपुर और डीग दोनों यदि आए तो आप डीग को अपना उत्तर बनाइए। जल महलों की नगरी, यदि ये शब्द, ये प्रश्न पूछा जाता है और ऑप्शन में भरतपुर भी हो और डीग भी हो और जयपुर भी हो, ऐसी स्थिति में आप डीग को अपना उत्तर बनाइए, क्योंकि भरतपुर जिले का डीग कस्बा, उसमें सही मायने में जल महल होते हैं, इसलिए पूरी वस्तुनिष्ठता के साथ आपका उत्तर बनेगा डीग। लेकिन प्रश्न की भाषा देखें, विकल्पों को देखें, फिर आप जयपुर को उत्तर बनाएं, भरतपुर को बनाएं या फिर डीग को बनाएं। फिर है डूंगरपुर, ये आपका डूंगरपुर है, इसको पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ आप देखते हैं जैसलमेर को, स्वर्ण नगरी। पीले पत्थर निकलते हैं और सूर्य की जब आभा किरणें उस पर पड़ती हैं, सोने जैसी आभा वहां पर दिखाई देती है, गोल्डन कलर वहां दिखाई देता है। चारों तरफ पीले महल और पीले पत्थर होने की वजह से इसको गोल्डन सिटी के नाम से या स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है, भारत का पेरिस कहा जाता है। भारत का पेरिस, पेरिस जितना सुंदर है वैसा ही सुंदर हमारे जयपुर को भी बताया गया है, तो इसको भारत का पेरिस कहा जाता है। अजमेर, राजस्थान का हृदय, बीचों बीच में है, बीचों बीच में। हृदय थोड़ा सा बाईं तरफ होता है, अजमेर भी थोड़ा सा बीच में है लेकिन थोड़ा बाईं तरफ होता हुआ, तो इसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है। और जालोर को कहा जाता है ग्रेनाइट नगरी। ये आपका जालोर है और जालोर में बहुत सारा ग्रेनाइट होता है, इसलिए इसको ग्रेनाइट सिटी या ग्रेनाइट नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर आप देखिए हनुमानगढ़, फलों की टोकरी। श्रीगंगानगर क्या था? अनाज का कटोरा था, खाद्यान्न का कटोरा। और हनुमानगढ़ क्या हो गया? फलों की टोकरी। धौलपुर क्या हो गया? रेड डायमंड। ये धौलपुर है और धौलपुर में लाल बलुआ पत्थर निकलता है, लाल पत्थर, इसलिए इसको रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार, ये भरतपुर भी प्रवेश द्वार था और ये भी प्रवेश द्वार है। जो ऑप्शन में मिले उसको उत्तर बनाइए, दोनों आ जाएं तो प्रश्न डिलीट होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना आपको। फिर है झालावाड़, राजस्थान का नागपुर। क्यों भाई? संतरे पैदा होते बहुत सारे, और साथ में राजस्थान का चेरापूंजी। क्यों? बारिश ज्यादा होती है। अब किसी जमाने में 10, 15, 20 साल पहले जलवायु का इतना डिस्टर्बेंस, जलवायु की स्थितियां कुछ और थी, रेनफॉल की स्थितियां कुछ और थी। उस समय सबसे ज्यादा बारिश हमारे मेघालय के चेरापूंजी में होती थी। आजकल उसका पैटर्न बदल गया और पड़ोस के मौसिनराम में ज्यादा होती है, लेकिन उपमा दी गई चेरापूंजी के नाम से, क्योंकि पुरानी उपमा है, इसलिए ज्यादा बारिश के कारण इसको, झालावाड़ को चेरापूंजी कहा जाता है, और संतरों के उत्पादन के कारण इसको राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। फिर आप देखिए भीलवाड़ा, राजस्थान का मैनचेस्टर, सूती वस्त्रों की राजधानी। ये देखेंगे इसको वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है।
और खनिजों का चिड़ियाघर। बहुत सारे खनिज होते हैं, खनिजों के दौरान हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर कई प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। फिर है राजसमंद, युद्ध हुआ था राजस्थान की थर्मोपोली हल्दी घाटी, आप जानते हैं हिस्ट्री का भी प्रश्न है ये राजसमंद के लिए हल्दी घाटी के कारण। फिर है सीकर, अब ये आकार की बात आ गई थोड़ी सी। सीकर ये जिला है, ये अर्धचंद्राकार है, ये देखिए सीकर को। टोंक पतंग नुमा है, ये देखिए लगभग चौकोर सा है, इसको पतंग नुमा कहा जा सकता है। और ये फिर है करौली, इसको पै को आप लोग ब पढ़ें, बतख के आकार, जो बतख होता है बतख, बतख के आकार जैसा है करौली, ये देखिए ये बतख की गर्दन है ये। और फिर चित्तौड़गढ़ है, अब ये चित्तौड़गढ़ को घोड़े की नाल नुमा कहा जाता है, प्रश्न कभी आ जाए तो थोड़ा देखना। अब प्रतापगढ़ को अलग करने के बाद ये स्टेटस इसका छूट गया है, अदरवाइज पहले चित्तौड़गढ़ ऐसे हुआ करता था, ऐसे। तो ये लगभग घोड़े की जो नाल होती है जिसकी आप लोग अंगूठी पहना करते हैं शनि के प्रकोप से बचने के लिए, तो वैसी इसकी लगभग आकृति होती थी घोड़े की नाल नुमा। ठीक है, फिर जैसलमेर, इसको बहुभुज या सप्त बहुभुज कहा जाता है जैसलमेर को। अजमेर, ये त्रिभुजाकार है, ये देखिए लगभग त्रिभुज सा बन गया। उदयपुर, ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति है उदयपुर की, यह पतंग नुमा है, ये देखिए ये उदयपुर है। और ये ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा होता है उत्तर में, और उदयपुर में भी ऐसा होता है, ये भी थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद आप राजस्थान के संभागों को थोड़ा सा नजर डालेंगे। 7 संभाग होते हैं और यहाँ पर इन संभागों को अवरोही क्रम में बताया गया, यानी सबसे बड़ा संभाग सबसे पहले और सबसे छोटा संभाग सबसे नीचे। तो इस क्रम में आप याद रखिए, आरोही या अवरोही क्रम जिस रूप में भी आपसे पूछे आप अपना उत्तर दीजिए। सबसे बड़ा जोधपुर, ये जोधपुर संभाग, ये रहा ये जोधपुर। उसके बाद सेकंड नंबर पर ये बीकानेर संभाग इस कलर में। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपको दिखता है ये अजमेर संभाग, ये 4 जिले हैं अजमेर के। उसके बाद आपको दिखता है ये उदयपुर संभाग, ये वाला। और उसके बाद आपको दिखता है ये जयपुर संभाग। उसके बाद आपको दिखता है ये कोटा संभाग, ये कोटा संभाग। और ये है भरतपुर संभाग। तो ये इस तरह से आप लोग इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, कलर कॉम्बिनेशन की दृष्टि से आपकी समझ भी बनेगी। अब एक एक संभाग की कुछ खास खास विशेषताओं को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इस वाले हिस्से की। ये जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग में जिले कौन कौन से हैं? ये जैसलमेर है, ये बाड़मेर है, ये जोधपुर है, ये पाली है, ये जालोर है और ये सिरोही है। ध्यान रखेंगे 6 जिले हैं, 6 जिलों वाला संभाग है जोधपुर। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग, 1,17,801 वर्ग किलोमीटर। और खास बात क्या है? न्यूनतम जनघनत्व और साक्षरता। मरुस्थल है, उत्पादकता की कमी, इसलिए जनसंख्या बहुत कम होती है और बहुत दूर दूर होती है, इसलिए जनघनत्व और साक्षरता दोनों ही दृष्टियों से दोनों ही बातें यहाँ पर बहुत कम होती हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग है, ये देखिए इस संभाग के जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। बीकानेर संभाग भी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित होता है। फिर आइए बीकानेर संभाग, 4 जिले हैं, ये बीकानेर है, ये श्रीगंगानगर है, और ये हनुमानगढ़ है, और ये चूरू है। ये 4 जिले हैं बीकानेर संभाग में, ध्यान रखेंगे। और खास बात क्या, सर्वाधिक एससी यानी अनुसूचित जाति का सबसे ज्यादा प्रतिशत कहाँ है? बीकानेर संभाग में। और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित ये दूसरा संभाग, पहला संभाग जोधपुर, दूसरा संभाग बीकानेर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर स्थित होता है। तीसरे संभाग पे आइए उदयपुर। पहला संभाग जोधपुर जिसमें 6 जिले थे, और दूसरा संभाग उदयपुर जिसमें 6 जिले हैं। ये उदयपुर संभाग है, ये वाला। 6 जिले कौन से हैं? ये उदयपुर 1, ये राजसमंद 2, ये चित्तौड़गढ़ 3, और ये प्रतापगढ़ 4, ये बांसवाड़ा 5, और ये डूंगरपुर 6। ये 6 जिले हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात, हमसे ज्यादा सभ्य हैं आदिवासी भाई बहन। वहां स्त्रियों की संख्या 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है राजस्थान में, अन्य जिलों के मुकाबले, अन्य संभागों के मुकाबले। इसलिए उदयपुर संभाग चूंकि आदिवासी लोग हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा लिंगानुपात पाया जाता है। महिलाओं को सम्मान है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाला संभाग कौन सा था? बीकानेर। सबसे ज्यादा एसटी अनुसूचित जनजाति वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर। फिर चलें आगे वाली स्लाइड पे, जयपुर में आइए। 5 संभाग है, 5 जिले हैं जयपुर संभाग में। ये नंबर 1 जयपुर, ये नंबर 2 दौसा, नंबर 3 पर अलवर, नंबर 4 पर सीकर, और नंबर 5 पर झुंझुनू। ये 5 जिले हैं। सर्वाधिक जनसंख्या, साक्षरता और जनघनत्व, सबसे कम जनघनत्व और साक्षरता कहाँ थी? जोधपुर संभाग में। सबसे ज्यादा जनसंख्या, साक्षरता और जनघनत्व कहाँ है? जयपुर संभाग में। अनुसूचित जाति वर्ग की सर्वाधिक संख्या, देखिए अनुसूचित जाति का सबसे ज्यादा प्रतिशत कहाँ था? बीकानेर संभाग में।
लेकिन यह संख्या की बात हो रही है, प्रतिशत की नहीं। प्रतिशत में और संख्या में काफी अंतर होता है, कभी डिस्कस करेंगे इस बात को जब हम पॉपुलेशन को पढ़ेंगे। तो अनुसूचित जाति वर्ग की सबसे ज्यादा संख्या वाला संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग। और 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग। देखिए 2 संभाग हैं जिसमें 6-6 जिले थे अभी जिनको डिस्कस किया, 4 संभाग ऐसे हैं जिनमें 4-4 जिले हैं, 5 जिलों वाला केवल एकमात्र संभाग है। कौन सा? जयपुर। फिर आप आइए, अब 4-4 जिलों वाले संभागों पे बात करते हैं हम लोग। कोटा संभाग, 4 जिले हैं कोटा संभाग में। ये कोटा संभाग है, ये नंबर 1 पे बूंदी है, ये नंबर 2 पे कोटा है, नंबर 3 पर ये 12 है और नंबर 4 पर ये झालावाड़ है। न्यूनतम जनसंख्या, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग। सर्वाधिक नदियां और सर्वाधिक वर्षा और आर्द्रता, इनका संबंध आपस में। वर्षा और आर्द्रता ज्यादा होगी, नदियां भी ज्यादा होंगी, वर्षा ज्यादा होगी, नदियां ज्यादा मिलेंगी। इसके बाद आप चलिए अजमेर संभाग पर। 4 जिले हैं अजमेर संभाग में। ये नंबर 1 पे अजमेर, ये नंबर 2 पे नागौर, 3 पे ये भीलवाड़ा और 4 पे टोंक। ये 4 जिले हुए। सभी संभागों की सीमा को स्पर्श करता है, इसलिए इसको केंद्रीय संभाग के नाम से जाना जाता है। फिर आप आइए भरतपुर संभाग, 4 जिले, ये भरतपुर संभाग है और इसमें 4 जिले होते हैं। ये नंबर 1 पे भरतपुर, ये नंबर 2 पर धौलपुर, ये नंबर 3 पर करौली और नंबर 4 पर सवाई माधोपुर। न्यूनतम क्षेत्रफल, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ थी? कोटा संभाग में। न्यूनतम क्षेत्रफल कहाँ है? भरतपुर संभाग में। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? भरतपुर संभाग में। अधिकतम लिंगानुपात कहाँ था? उदयपुर संभाग में। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? भरतपुर संभाग में। तो दोस्तों ये ज्योग्राफी की ओर से प्यारी सी सौगात, राजस्थान का परिचय। हर प्रश्न अपने, हर लाइन अपने आप में एक प्रश्न बनती है। हम फिर मिलेंगे एक नए और प्यारे से वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।